Assalamualaikum, dear students. Hope you're doing well. I'm your host, lecturer Aisha Tariq from Government Associate College for Women, मियांवाली कुरैशिया। बेटा हम अपना जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। उसके लिए जो हमारे रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इसका बेसिकली हम 9th एडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर नंबर 35 का टॉपिक नंबर 6 हम लोगों ने स्टडी करना है। इंशाल्लाह आज हम 6, 7, 8 ये 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो 6 टॉपिक है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटा इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने वेव अंडर रिफ्लेक्शन और वेव अंडर रिफ्रैक्शन स्टडी किया है, यानी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उनको स्टडी किया विदाउट प्रूफ। अब बेसिकली हमने इसका प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो कि हाइगन ने दिया था 1678 में, हाइगन्स प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, वो स्टडी करेंगे और उसके थ्रू प्रूफ करेंगे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली उसका जो प्रिंसिपल है उसकी 2-3 लाइंस ये हैं। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी वेव फ्रंट को हम एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू अगर किसी भी वेव फ्रंट को हम यूज कर सकते हैं, उससे अगर हम लोग स्फेरिकल वेवलेट्स ड्रॉ करें तो तमाम ऐसे पॉइंट्स या ऐसे टेंजेंट्स जो हम जो वेव फ्रंट्स हैं उनको, वेवलेंथ्स हैं उनको कंबाइन करें, उन पे टेंजेंट्स लेके तो एक जो न्यू सरफेस बनेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। इस जो ये थोड़ी सी बात उन्होंने थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड्स में की हुई है, इसको समझने के लिए हम उसके डायग्राम में आ जाएंगे। इस वाले पैराग्राफ में उसी डायग्राम को जो मैं स्टडी करने लगी हूँ बताया हुआ है। बताया क्या हुआ है बेसिकली कि हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है। दो तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल पहले देना चाहूंगी कि अगर एक पॉन्ड में या किसी भी तालाब में हम एक पत्थर फेंकते हैं तो स्फेरिकल वेव्स आपको ऐसा लगता है उभर के किनारे तक आ रही हैं चलती हुई। तो हम कह सकते हैं कि हम हमारा जो हर क्रस्ट है वो एक वेव फ्रंट है, या हर जो ट्रफ है वो एक वेव फ्रंट है जो कि अगले वेव फ्रंट को बना रहा है। हमारा हर क्रस्ट जो है वो अगले वेव फ्रंट यानी हर अगले क्रस्ट के लिए क्या काम कर रहा है, एज अ सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है। मेन सोर्स हमारा तो वही था, प्राइमरी सोर्स वो जो हमने पत्थर फेंक दिया। जो हमारे उससे बनने वाले वो जो क्रस्ट या ट्रफ है, जो रिपल्स बन रहे हैं ना, हर रिपल जो है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स या कहलाएगा। उसके ऊपर अगर हम तरह तरह के पॉइंट्स ले ले तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट के ऊपर ये अलग अलग हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं जिन्हें हम सोर्सेस कह सकते हैं कि ये अगली वो जो रिपल्स हैं उनको बनाने के लिए बेसिकली ये सोर्स का काम करेंगे, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है कि हम अपने वो जो हमारा एक रिपल या वेव फ्रंट आया हुआ है उसके ऊपर डिफरेंट सोर्स ले लें, जिन्हें पॉइंट्स ले लें जिन्हें हमने सेकेंडरी सोर्स का है। हर पॉइंट से हम लोगों ने जो हमारी वेव की स्पीड है सी, जैसे वी डेल टी, बेसिकली सिंपल मैकेनिकल वेव की एग्जांपल दे रही हूँ उसमें वो कहेंगे, लेकिन लाइट की केस में हम क्या लेंगे उसे सी डेल टी। ये वो डिस्टेंस होगा जो लाइट ट्रेवल करेगी इन टाइम इंटरवल टी, और मल्टीप्लाई से किया गया है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो एस इज इक्वल टू वी टी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ये डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इतने डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक कर्व सी ड्रॉ करनी है। बेशक आप फुल सर्कल ड्रॉ कर लें या जो भी, तो या फिर बेसिकली हाफ भी यूज कर लें। उसके बाद इस पॉइंट पे हमने प्रकार को रख के, प्रोटेक्टर को रख के एक वेवलेट बनाई है। इस पॉइंट पे रख के हमने वेवलेट बनाई है। हम क्या चाह रहे हैं कि इस वाले सोर्स से ये वाले पॉइंट्स तक क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। इस वाले सोर्स से इन पॉइंट्स तक एनर्जी जा रही है, इस वाले सोर्स से इन पॉइंट्स तक एनर्जी ट्रेवल करेगी सी डेल टी टाइम में, ठीक है। टाइम, इस टाइम के अंदर इस स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमने अभी छोटे छोटे कर्व ड्रॉ किए इन्हें हम नाम देंगे वेवलेट्स का। ये जो लाइट ब्राउन कलर में है इन्हें हमने वेवलेट्स का है। अब हम कहते हैं कि हम ये एक वेव फ्रंट था, पूरा का पूरा एक नया वेव फ्रंट, एक नई रिपल वाली जगह का इन टाइम डेल्टा टी में कहाँ पे पहुंच जाएगी, वो बनाने के लिए हम इन सारे वेवलेट्स पर क्या लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिससे एक सरफेस बन जाए। वो क्या बना है, बी और बी प्राइम। ए एंड ए प्राइम हमारे क्या पास क्या था, पहला वेव फ्रंट था। इसके जरिए हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जब बनाया तो हमारे पास बी और बी प्राइम, हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट आ गई या न्यू सोर्स आ गया जो कि अगली मजीद सोर्सेस को, मजीद वेव फ्रंट्स का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ओके।
इसी तरह अगर हम लोग सर्कुलर वेव फ्रंट्स की बात करें, जैसे अभी मैं रिपल्स की एग्जांपल दे रही थी, तो हर पॉइंट पर ऐसे, हर वेव फ्रंट पे ऐसे कुछ पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं। पॉइंट से वही सर्कुलर हम लोगों ने क्या ड्रा करनी है, वेवलेट्स ड्रा करनी है इन द विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर उतना ही खुला होना चाहिए जितना सी डेल टी की वैल्यू आती है। एक इमेजिनरी आप एट अ टाइम कंसिडर कर सकते हैं अदरवाइज। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स अब इन तमाम वेव फ्रंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, और वो टेंजेंट क्या करे, तमाम इनको मिला दे। तो एक जो उन टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के बाद क्या, एक लाइन जो एक जो हमारे पास एक जो सरफेस मैच होगी, क्योंकि स्फेरिकल वेव हैं तो इसकी स्फेरिकली सरफेस बनेगी, तो ये न्यू वेव फ्रंट होगा। वो ओल्ड वेव फ्रंट था, उसके ऊपर सोर्स के पॉइंट्स बनाए, फिर वेवलेट्स ड्रॉ करें। वेवलेट्स ड्रॉ करने के बाद उन सारे वेवलेट्स को एक टेंजेंट ड्रॉ करके उनके ऊपर एक सरफेस से जोड़ दिया, तो वो न्यू वेव फ्रंट बन गया। अब इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हमें वेव की स्पीड पता है, हमने टाइम मेजर कर रखा है, तो हम मेजर कर सकते हैं कि वेव कितनी दूर पहुंच चुकी होगी इतने टाइम के बाद। ठीक है बेटा, बेसिकली ये हाइगन का प्रिंसिपल है। इसे एक दफा दोबारा देखें। वो क्या कह रहे हैं कि तमाम वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स के तौर पे लिए जा सकते हैं, जो आगे की स्फेरिकल सेकेंडरी वेव जिन्हें वेवलेट्स कहा जाता है, जो लाइट ब्राउन कलर में वो बनाएंगे, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे मीडियम से, जिसकी स्पीड क्या होगी, वेव की करेक्टरिस्टिक्स होगी उस मीडियम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है जबकि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम के लिहाज से स्पीड होगी वेव की। कहते हैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जैसे जैसे टाइम इंटरवल गुजर चुका होता है, जो न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट की वो कैसे बनाई जा सकती है, वो सरफेस जो कि वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट होती है, इससे मेजर की जा सकती है, बनाई जा सकती है। ओके, उम्मीद है आपको हाइगन्स का प्रिंसिपल समझ आ गया है। अब हम इस वाले टॉपिक में बेसिकली क्या करने लगे हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ करने लगे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक के अंदर बेटा दो पार्ट्स हैं। पहले ये पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करेगा, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ, बेसिकली ये प्रूफ है उनके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपको पेपर में आ जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करें हाइगन्स के प्रिंसिपल के थ्रू, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करें हाइगन्स के प्रिंसिपल के थ्रू, तो आपने दोनों अलग अलग इसके क्वेश्चंस बना लेने हैं। अदरवाइज आपको कहें दोनों करें तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, इस जो बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया हुआ है वो असल में इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। इस डायग्राम को जरा गौर से समझेंगे। वो कह रहे हैं कि दो पैरेलल वेव्स हैं, एक वेव है वन और एक वेव है टू। जैसे हम ये कह रहे थे कि एक वेव यहाँ से आ रही हो, दूसरी वेव यहाँ से आ रही हो, तो इन दोनों के वेव को एक बीच में जो लाइन मिला रही है, असल में ये क्या है, वेव फ्रंट है। इसी तरह हम क्या कह रहे हैं कि ये ए और बी जो पॉइंट है, ये जो एक डॉटेड सी लाइन मैच हो रही है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास वेव, एक वेव फ्रंट है। अब क्या कहती हूँ कि जो ए वेव है ना, ये सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद इस एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो एंगल था थीटा वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो थीटा वन प्राइम है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हुई है ना, सेम मीडियम में वापस किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है, ये क्या है, गैमा प्राइम है। इफ गैमा प्राइम से रिफ्लेक्ट हो गए, पॉइंट डी तक पहुंच गई, जबकि दूसरी वेव जो थी वो बी से किस पॉइंट पर पहुंची, सी पे पहुंची, और उसने एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इधर होता है, लेकिन हम यहाँ वाले एंगल को क्या कहेंगे, ये गैमा एंगल इसने बनाया है। ठीक है, हम कहते हैं बी से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो भी सी डेल टी है, और ए से डी तक पहुंचने में जो ये कर्व ड्रा किया हमने कहा है वो भी सी डेल टी है। यानी हमने जो ये कर्व बनाए हैं, ये अपने वो प्रोट्रैक्टर को उतना ही खोला है जितना सी डेल टी का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, वैल्यू आ रही थी, यानी बी से सी तक जो कर्व बनाया है वो इक्वल है किसके, ए से डी के, क्योंकि हमें पता है कि एट अ टाइम दोनों वेव क्या हो गई, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होंगी। जैसे ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचने में और ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचने में सी डेल टी क्रॉस कर चुका होगा। फिर हमने क्या कहा, ये जो सी और डी है इसको मैच कर दें तो ये न्यू वेव फ्रंट बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। पहला वेव फ्रंट कौन सा है, ए और बी, इन दोनों ने मिलकर जो न्यू वेव फ्रंट बनाया वो कौन सा है, सी और डी वाले, ये जो लाइन है इसको न्यू वेव फ्रंट कहा जा सकता है। और अब मेरी बेटा बात गौर से सुनेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुकी हैं। एक बनी है ए बी और सी, दूसरी बनी है ए डी और सी। अब इनमें दो दो चीजें कॉमन है। पहली चीज देखिए, दोनों की जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये देखिए 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, इसका 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। 90 के ऑपोजिट वाला जो होता है वो होता है एल, वो होता है हाइपोटेन्यूस। 90 के साथ वाला जो होता है वो होता है क्या,
एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 के नीचे वाला जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं बेस, यानी इसकी बेस है एडी, इसकी बेस है एबी, इसका जो एल्टीट्यूड है वो है बीसी, इसका एल्टीट्यूड है डीसी, और दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इस चीज को डीपली समझने की जरूरत है। ज्योमेट्री आपको अच्छी तरह समझ आएगी तभी आप न्यूमेरिकली प्रूव कर पाएंगे चीजों को, और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को तभी सॉल्व कर पाएंगे। आपने ये याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है और किस तरह बन रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, देखिए उसके बाद हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए जो वो यूज किया है ना मेथड, वो हमने यूज किया कॉस थीटा वाला। हमने कहा है कॉस कॉस गैमा, गैमा जो है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेसिकली होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस में अभी आपको बता के आई हूँ कि नहीं क्या होता है इसकी बेस, बेसिकली मैं आई थिंक आपको थोड़ा सा सही बता के आई हूँ। इसकी बेस हमारे पास होगी ए डी, ओवर हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ए सी, और इसकी हमारे पास क्या होगी बी सी ओवर ए सी। कुछ इस तरह का उन्होंने बयान किया हुआ है। बेसिकली हम इसे जैसे ऐसे पढ़ लेते हैं। बहरहाल नीचे जो है वो ए सी और ए सी दोनों सेम चीजें हैं। ऊपर जो है बी सी ओवर और ए डी, वो हमने कहा था वो सेम चीजें हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो हमारा लाइन है, जो हमारा सी डेल टी के अकॉर्डिंग ये ट्रेवलिंग टाइम है, तो हमारा बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो यानी कॉस गैमा इज इक्वल टू कॉस गैमा प्राइम है। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब इन्होंने गैमा और गैमा प्राइम की वैल्यू जो है इस डायग्राम के थ्रू निकाली हुई है। इन्होंने कहा कि ये टोटल एंगल था 90 डिग्री का, 90 डिग्री में थीटा वन प्राइम और गैमा प्राइम आ रहा है, यानी अगर गैमा प्राइम निकालना है तो हम 90 में से थीटा वन प्राइम माइनस कर दें, जैसे कि उन्होंने किया हुआ है कि गैमा प्राइम निकालने के लिए 90 में से माइनस थीटा वन प्राइम माइनस कर दिए। दूसरी तरफ हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो दूसरा एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फर्स्ट रो का और दूसरी वाली का दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा, वो होगा थीटा वन, क्योंकि पैरेलल रेज है दोनों का थीटा वन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। या नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया हुआ, नॉर्मल के अकॉर्डिंग इसका भी थीटा वन ही है। तो हम क्या करेंगे, गैमा 90 में से थीटा वन को माइनस करेंगे तो गैमा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। इसके अकॉर्डिंग हमने कॉस गैमा इज इक्वल टू कॉस गैमा प्राइम, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, तो गैमा इज इक्वल टू गैमा प्राइम वैल्यूज पुट की, थीटा थीटा से 90 90 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्राइम है। यानी रिफ्लेक्शन की केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला लॉ प्रूव हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको क्वेश्चन में आ जाए कि सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करें, तो आपने जस्ट ये डायग्राम बनानी है और ये यहाँ तक आपने ये प्रूव कर देना है। ये वाली जो डायग्राम है इधर वाली, ये आपने हाइगन्स के प्रिंसिपल में ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ बनानी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा लॉ जो है उन्होंने जो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसे बोलते हैं। अच्छा, पिछले केस में भी यही सेम डायग्राम थी, बस उसमें क्या था कि वेव पहले मीडियम में ही वापस चली गई थी। इस केस में क्या है कि हमने रिफ्लेक्शन जो करना है, तो इसका मतलब है वेव जो है वो मीडियम की बाउंड्री क्रॉस करके टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है। देखिए, क्योंकि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में आई है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, स्पीड भी स्लो हो गई। और वैसे पहले स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। उसी के अकॉर्डिंग वही दो सेम वेव है, एक है वन जो ए पे स्ट्राइक की, दूसरी है टू जो कि पहले बी तक पहुंची, तो ये पहला वेव फ्रंट था। बी से सी तक उसने क्या बनाया, दूसरा वेव फ्रंट। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो फॉर एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि वो वी वी वन थी, और जो हमारे पास इस दूसरे वाले मीडियम के लिए है वेलोसिटी, वो क्या है वी टू। यहाँ पे वी वन ज्यादा है, वी टू क्या है, कम वैल्यू है। तो वी वन डेल टी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है, वी टू डेल टी यहाँ पे थोड़ी वैल्यू है वेव फ्रंट। तो अब ये सी डी मिलके क्या बना रहा है, अगला वेव फ्रंट बना रहा है। ए बी पहला वेव फ्रंट है और सी डी क्या है, दूसरा वेव फ्रंट है। ये वेवलेंथ्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोगों ने मैयर किया है। ठीक है, तो उसको वेवलेंथ्स की सर्फेस को जोड़ के। अच्छा, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये थीटा टू जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारी फर्स्ट वेव का। जबकि दूसरी वेव का हम लोगों को ये जो है कि इसका जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इसके दरमियान जो एंगल बना है इसे हमने थीटा टू नाम दे दिया, जो कि इसके बराबर है। ठीक है बेटा।
अच्छा, इसके बाद उन्होंने डिटेल में यही बात की हुई है कि हमारे पास दो रेस आ रही हैं, दो रेस कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक पॉइंट सी पे पहुंच गई, एक पॉइंट डी पे पहुंच गई, उसके अकॉर्डिंग हम ए डी कह सकते हैं, वो हमारे पास है वी टू डेल्टा टी के, जबकि बी सी हमारे पास है वी वन डेल्टा टी के। ये वेव फ्रंट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाला है। यहाँ पे सी की जगह वी वन और वी टू इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे जो वेलोसिटी है, वैल्यू ऑफ स्पीड है, वो क्या है, दोनों मीडियम में डिफरेंट है। यहाँ पे हमने वी वन कॉन्सिडर किया और यहाँ पे हमने वी टू कॉन्सिडर किया, इसलिए ए डी के लिए सेकंड मीडियम में वी टू है और बी सी के लिए फर्स्ट मीडियम में वी वन आ गई। अब हमें पता है कि हम ट्राइंगल्स, हम वो दूसरी तरह ट्राइंगल दोबारा ए बी एंड सी फर्स्ट ट्राइंगल है और ए डी एंड सी हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग जब कंपेयर करेंगे साइन थीटा के अकॉर्डिंग, साइन थीटा ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला हमारे पास ए डी के ऊपर जो बना है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बना है, इस वाले के अकॉर्डिंग बनेगा हमारे पास, इसका ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका बनेगा ए डी, क्या कहते हैं, ए डी, नहीं, बी सी ओवर ए सी, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह दूसरे में भी एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन जाएगा वी वन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सी, वी टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी से कैंसिल हो गया, इसको अगर हम साइन थीटा वन और साइन थीटा टू को डिवाइड कर दें तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बच जाएगा, वी वन ओवर वी टू, जो कि अकॉर्डिंगली हमारा स्नेल्स लॉ अभी इतने में भी प्रूव हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट क्या है कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू वी वन की वैल्यू सी ओवर एन वन और V2 की वैल्यू C ओवर N2 पुट की, तो हमारे पास C से कैंसिल हो गया, N2 ओवर N1, या N1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू N2 साइन थीटा टू। ये हमारे पास क्या आ गया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास दोनों लॉज क्या हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट डिस्पर्शन, कि लाइट कैसे डिस्पर्स हो जाती है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हम इसमें कुछ एक न्यू फेनोमेनन, हमने कहा, हमने पीछे तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है ना तो वो बेंड हो जाती है, मान लिया। लेकिन बेंडिंग जो है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे। कोई जो वेव, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, उसका जो होगा ना बेंडिंग वो कम होगी, जिसकी वेवलेंथ होगी शॉर्टर उसकी बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा। कुछ इस तरह का, मतलब उल्टा केस चल रहा है जैसे एनर्जी वाले केसेस में चल रहा है ना, कि जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर उसकी एनर्जी कम और उसकी जो बेंडिंग भी कम। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा और उसकी बेंडिंग भी, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल टूवर्ड अवे, नॉर्मल से अवे जो, या नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होना भी, उसकी बेंडिंग का एंगल भी ज्यादा। ठीक है, अब इधर ना एग्जांपल दी हुई है कि हम ना अगर क्राउन ग्लास यूज करें ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से इन मटीरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा, बेंडिंग अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब इन लाइट वेव्स का जो वॉयलेट है उसकी बेंडिंग कितनी होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और रेड तक क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। मैं देख रही हूँ कि क्राउन ग्लास अगर यूज करें तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। एक्राइलिक ग्लास यूज करें तो थोड़ा कम वो डिस्पर्शन आ रही है। अगर हम फ्यूज क्वार्ट्ज यूज करें तो बहुत ही कम डिस्पर्शन आ रही है हमारे चीजों में। इसीलिए हम फ्यूज क्वार्ट्ज को यूज करते हैं अपने कैमरास वगैरह में, ताकि रिफ्लेक्शन का एंगल जो है वो बहुत कम कम हो और अच्छी इमेजेस बन सकें एज अ रिजल्ट। अच्छा, डिस्पर्शन का आपको समझ आ गया है कि जब एक मटेरियल, जब एक किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल के लिहाज से, जो कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। जब मटेरियल में से वेव्स गुजरती हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन कहा जाता है, यानी वेव का फैल जाना। मटेरियल में जैसे हम प्रिज्म में देखते हैं, लाइट, वाइट लाइट एंटर हुई, जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, रेनबो कलर्स में स्प्रेड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और बेसिकली यही कॉज है रेनबोज के बनने का भी। अब इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि रेनबोज बेसिकली कैसे बनते हैं। ये हमारा वाइट
ये हमारा क्या है, रेन ड्रॉप है जो कि स्फेरिकल है। इस पे सनलाइट आ रही है जो कि व्हाइट लाइट है। सनलाइट जब इससे टकराई तो क्या हुआ, वॉयलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गई, और इसी तरह जब वापस निकली तो भी वो ज्यादा रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हुई है, ज्यादा उसने एंगल में चेंज लाई है, 40 डिग्री की वापस रिटर्न हुई है। जबकि रेड लाइट अंदर जाते हुए भी कम रिफ्लेक्ट हुई थी और बाहर आते हुए भी कम ही रिफ्लेक्ट हुई है, कम एंगल उसने चेंज किया, लेकिन ओवरऑल एंगल जो उसका था वो 42 डिग्री बना। ठीक है, यानी अगर तो नॉर्मल होता ना तो 45 डिग्री के ऑलमोस्ट बनना चाहिए था नॉर्मल केसेस में, कि रिफ्रैक्शन ना होती या बेंडिंग ना होती। तो रेड का फिर भी कम है, वो कितना है 42, जबकि वॉयलेट अंदर जाते हुए भी ज्यादा फैल गई और बाहर आते हुए भी ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई है, ज्यादा बेंडिंग हो गई और 40 डिग्री तक उसका एंगल आ गया। अच्छा, अब उन्होंने दो एक्सट्रीम की बात की है, वॉयलेट की बात की हुई है और रेड की बात की हुई है। विब गॉयर के अकॉर्डिंग वॉयलेट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गई और रेड सबसे कम रिफ्लेक्ट कर गई। बाकी के तमाम कलर्स इनके बीच में आ रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल क्या है, इनके इंटरमीडिएट है, इनके बीच में है। तो इस तरह का रेनबो फॉर्म बनता है डिफरेंट वेव ड्रॉपलेट्स के, या इन्होंने प्रिज्म के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है कि प्रिज्म से ऐसे लाइट, व्हाइट लाइट आती है तो इस एंगल में रिफ्रैक्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन सी होती है, व्हाइट लाइट, और सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन सी होती है, रेड लाइट। और बाकी सारे कलर्स इनके दरमियान में, इनके बीचों बीच कहीं रिफ्रैक्ट हो रहे होते हैं विब गॉयर पैटर्न बनाने के लिए। इन्होंने नेक्स्ट यही बात की हुई है कि जैसे जैसे वो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है, रेड लाइट उससे कम रिफ्लेक्ट होती है जब वो मटेरियल से कंबाइन करती है। तो इसी तरह जब व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या विजिबल स्पेक्ट्रम बनाती है डिफरेंट वेवलेंथ्स का, जो कि किस पे डिपेंड, जिसकी क्या होती है डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर में होती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट इधर एक रेनबो से रिलेटेड डिटेल दी हुई है कि रेनबो कैसे बनता है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है कि रेनबो बेसिकली किस तरह बनता है। और ये कुछ जगहों पे नजर आ रहा होता है, कुछ जगहों पे नहीं नजर आ रहा होता, अकॉर्डिंग टू एंगल और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन भी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि वो किस पॉइंट से देख रहा है और किस एंगल पे रेनबो बन रहा है। तो ये वाली चीज आप लोगों ने खुद स्टडी कर लेनी है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। और डबल रेनबो किस कंडीशन में बनता है वो कंडीशन भी आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कर लेनी है, कि इस तरह डबल रेनबो, एक जरा डार्क रेनबो होता है, एक जरा लाइट रेनबो होता है, तो ये क्यों शो हो रहा होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्विक क्विज है। क्विक क्विज में अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि लेंसेज है ना, कैमरा, तो उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एक अच्छी सेंसिटिव, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। जो मुझे यहाँ तक बेसिकली जो मेरा आइडिया है वो यही है कि हमें फ्यूज क्वार्ट्ज यूज करने चाहिए, लेकिन आप इसको डिटेल से स्टडी कर लेंगे, जो फिर हम देख लेंगे कि क्या आंसर है, और उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा है इसका चैप्टर नंबर 35 का, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए बेटा, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, टोटल मींस कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे, इंटरनल यानी अंदर ही रिफ्लेक्शन, किसी मटेरियल के अंदर ही सारा का सारा रिफ्लेक्शन होते रहना, कुछ भी रिफ्रैक्शन ना होना, या जो हमारी वेव्स हैं, लाइट रेज हैं, उसका मटेरियल से बाहर ना निकल पाना, अंदर ही रिफ्लेक्ट होते होते मटेरियल अपना सेम वही बरकरार रखना, ये क्या कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम कहते हैं हमारे लाइट के साथ ये भी एक बहुत अच्छा फेनोमेनन है जो कि टेक प्लेस करता है। ज्यादातर इसको किस लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास में यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, एक जगह से बहुत दूर दराज इलाकों तक विदाउट एनी रीजनेबल लॉस ऑफ एनर्जी हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा इंटरनेट बेसिकली इसी के ऊपर डेवलप किया गया है, एक जगह से दूसरी जगह हम जो इंटरनेट यूज करते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, इसको बेटा हम बेसिकली स्टडी करेंगे। यहाँ हम डायग्राम पे आ जाते हैं इसकी। तो डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा N1 एक मटेरियल है, और ये दूसरा मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। N1 जो है वो ग्रेटर देन है N2 से। इसका पहला ये वो क्या कहते हैं, लिमिटेशंस हैं, या फिर हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट है, कि कंडीशन है कि हमारा N1 जिस मटेरियल में पहले से लाइट मौजूद है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए दूसरे मीडियम से जिसमें हम नहीं चाह रहे कि हमारी वेव बाहर निकल के जाए, उसका N2 होना चाहिए। हम कहते हैं हमने स्टडी किया ना
जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, स्ट्रेट होता है, तो लाइट स्ट्रेट गुजर जाती है। जैसे जैसे हम एंगल क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ पे थोड़ा और एंगल बढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा और एंगल बढ़ गया। हम क्या देख रहे हैं कि हमारी थीटा 1 के केस में हमारी ज्यादा आधी वेव बाहर चली गई और आधी वेव रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे हमने थोड़ा एंगल बढ़ाया तो थोड़ी ज्यादा वेव अंदर आ गई और थोड़ी कम। कहते बढ़ाते बढ़ाते हमें पता चला एक ऐसा एंगल है जिसपे आधी रे तो रिफ्लेक्ट होके अंदर ही आ रही थी, बाकी की आधी क्या कर रही थी, स्ट्रेट जाना स्टार्ट हो गई। ये देखें उसका 90 डिग्री के एंगल पे वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो इस एंगल को बेसिकली उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वो वाला एंगल जिसे थीटा सी कहेंगे, जिसमें आधी रे तो रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी बाकी की रे बाउंड्री पे ही 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो रही है, यूं पास होना स्टार्ट हो गई दूसरे मीडियम, और इस मीडियम की सिर्फ बाउंड्री में ही वो लिमिटेड रह गई। तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। हम कहते हैं अगर हम थोड़ा सा एंगल मजीद इंक्रीज कर लें, यानी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, थीटा सी थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, तो हमारी जो रे ये यहाँ पे जा रही थी ना, ये भी सारी की सारी क्या कहेगी, इसी मीडियम के अंदर ही पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसी मीडियम के अंदर फुली रिफ्लेक्ट हो जाएगी वे रे सारी की सारी, जिसे हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या है, जिसपे सिर्फ 90 डिग्री पे शिफ्ट होती है, आधी रिफ्लेक्ट हुई है, आधी सिर्फ 90 डिग्री पे। लेकिन अगर हम एंगल को थोड़ा मजीद क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस होगा। तो इसके स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन है बेसिकली, तो हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन, हम जीरो करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू N2। हमारे पास क्या होगा, थीटा 1 हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, जबकि थीटा 2 हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन का एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। अब हमारे पास केस क्या है कि अगर हमारे पास N1 जो है, यानी जो मटेरियल पहले से जिसमें वेव मौजूद है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो दूसरे वाले से, तो हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होगी, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, << 1 हो जाएगी। अगर इसका उल्टा करें कि हमारे पास N2 ग्रेटर हो N1 से, तो ये वाला केस हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1, जो कि फिजिकली या ज्योमेट्रिकली या हमारे पास मैथमेटिकली भी ये वो पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था इसके बारे में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसी होती है। इसके आगे हमारे पास यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। पहली एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास ना हम अब चाहते हैं कि मटेरियल बनाने के लिए ऐसे मटेरियल्स को यूज करें जिनका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकें। इधर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई डायमंड की। कहते डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो है 24 डिग्री। अगर हम डायमंड के अंदर कोई भी एंगल वो कोई भी रे ऐसी डाल दें जो 24 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही हो, यानी 24 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही हो, किसी भी एंगल पे डाल दें, तो वो क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन यूज करने लग जाएगी, और ज्यादा चांसेस यही होंगे कि ज्यादातर रेज हमारे पास 24 डिग्री से ज्यादा ही एंटर होंगी डायमंड के अंदर। ये वजह है कि डायमंड बहुत ही ज्यादा चमकता रहता है, अंदर से बहुत ज्यादा ब्राइट शो होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक रे भी जा रही है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते 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 अंदर ही रह रही है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है। हम क्या करते हैं, मजीद उसको रिफाइन करने के लिए उसके एजेस इस तरह कॉर्नर से कट करते हैं ताकि वो मजीद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए स्पार्क करता है। इसके बरक्स एक क्यूबिक जिरकोनिका है, वो भी बहुत ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, जैसे कि डायमंड है। मीन्स हम उसे फेक डायमंड भी कह सकते हैं इन सम रिस्पेक्ट्स, कि उसे फेक डायमंड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या है कि जब क्यूबिक जिरकोनिका को हम लोग कॉर्न सिरप के अंदर, यानी कॉर्न सिरप आप जानते हैं कि कॉर्न क्या होता है, उनको सिरप बनाया हो, कॉर्न सिरप के अंदर अगर डिप करके रखें ना, तो क्यूबिक जिरकोनिका के लिए क्या होगा, वो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका ना स्मॉल एंड द क्रिटिकल एंगल देयरफॉर ग्रेटर, और तो हम क्या कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसमें डालने से ना क्रिटिकल एंगल ना इंक्रीज हो जाएगा।
मीन्स मजीद बेंडिंग की हुई लाइट जब पहुंचे तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और जो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाएगी, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक्चुअल डायमंड नहीं है। लेकिन एक्चुअल डायमंड को अगर हम कॉर्न सिरप के अंदर भी डालें तब भी उसकी स्पार्कल या उसकी वो ब्राइटनेस, उसकी चमक जो है वो बिल्कुल मान नहीं पड़ेगी। और ये बेसिकली एक टेस्ट के तौर पे देखा जा सकता है कि डायमंड, एक्चुअल डायमंड को टेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्विक क्विज है। क्विक क्विज में ये है कि ये डायग्राम बनाई हुई है, ये एक हमारे पास है प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है जिसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। पहला क्वेश्चन है कि आप बताएं इनमें से जो 5 में से कितनी रेज ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देखें 90 डिग्री पे कितनी आई है हमारे पास, 1 2 एंड 3, टोटल 3 ने हमारे पास क्या शो किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या तरीका हो सकता है कि तमाम 5 की 5 रेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दिया जाए। हम कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल अगर हो सकता है कि उसका जो एंगल है वो बढ़ाने से, यानी ये रे जो यूं सीधी लग रही है, सीधे होने के बजाय कुछ इस डायरेक्शन में लगे ना, तो हमारे पास ज्यादा चांसेस है इसके इस तरफ बेंड होने के, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के। तो हमें कौन से डायरेक्शन में रोटेट कराना है, काउंटर क्लॉकवाइज अपने प्रिज्म को थोड़ा रोटेट करवाना है। तो सारी की सारी रेज जो यहाँ से एंटर हो रही है वो इस डायरेक्शन में से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसीजर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है तो ओके है, अदरवाइज हम इसकी डिटेल सर्च कर लेंगे और कहीं से हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारा लास्ट एग्जांपल है इसकी कि अगर हम लोग व्यू फ्रॉम आई फिश, हम सिर्फ सिंपली इसमें देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल एयर वाटर बाउंड्री का हमें बताएं, ये कि इसको किस तरह का नजर आ रहा होगा, यानी इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा एयर वाटर बाउंड्री का, कि फिश को किस एंगल पे खड़ी हो तो बाहर का नजर आएगा, किस एंगल पे हो तो बाहर का नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। बहरहाल इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने वही जो हमने इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज किया है वो हम यूज करेंगे। N2 N1 उन्होंने एज्यूम कहा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, जबकि एयर का आपको पता है 1 है। 1/1.33 वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स यहाँ जाके लिया तो आंसर आ गया 48.8 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। या इसके बाद हमारा है, इसी से एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली यूज की जाती हैं। इस टॉपिक को आपने एज सच कॉन्सेप्चुअल के तौर पे करना है, एमसीक्यूज के तौर पे करना है, और इसके अलावा आपने इसके पार्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके पार्ट्स में डीपली यहाँ से नहीं बता रही, मैं सिर्फ यहाँ इस डायग्राम से आपको बताने लगी हूँ। आपने इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन्स करनी है, इसकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए और इसके पीछे का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। हम कहते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 3 पार्ट से बनी होती है। बीच वाले पार्ट को कहते हैं कोर, उससे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्लैडिंग, उसके एंड में क्या होती है, जैकेट। अब कोर बेसिकली वो मटेरियल है, वो हैवी ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहे और सारी की सारा हमारी इंफॉर्मेशन जो कि लाइट की फॉर्म में हम ट्रेवल करवा रहे हैं वो सारी की सारी इसमें रहे, ना क्लैडिंग में ना जाए। हम चाह ये रहे हैं, इसलिए इसे हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बना दिया है और इसका पार्ट जो है इस तरह का पार्ट है। ठीक है, दरम्यान में दूसरा पार्ट जो क्या है, क्लैडिंग है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर के मुकाबले में कम है। वो इसीलिए कम है क्योंकि हम वो केस बनाना चाह रहे हैं इसी तरह का कि लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में मटेरियल को जाने के लिए ना जाना पड़े और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या हो जाए, सारा का सारा यहाँ रहे। फिर भी अगर थोड़ा बहुत यहाँ आ जाता है तो हमने ऊपर जैकेट इसलिए लगाई है जो कि इंसुलेटिंग है, जो कि ओपेक मटेरियल से बनाई गई है ताकि लाइट जो है वो बाहर किसी भी सूरत ना निकल सके। तो ये जैकेट हमने इसलिए बनाई हुई है। ये 3 पार्ट्स बेसिकली इसके हैं और इसमें लाइट कैसे ट्रेवल होती है ये देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार हो के क्या होती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह और बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल होती है। अब हम कहते हैं हमने इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ा, हमने ऑप्टिकल फाइबर बना ली, इसके बेसिकली यूजेस क्या है या हमने इसे क्यों यूज किया, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने बताया हुआ है कि ये कॉपर वायरिंग को इसने रिप्लेस कर दिया है, कोएक्सियल केबल जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती थी उनको रिप्लेस कर दिया। क्या वजह है कि ये एक ही वक्त में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ टेलीफोन या बहुत ही ज्यादा नेटवर्क को एक ही टाइम में हैंडल कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। एक तो साइज इसका बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और बिलियन ऑफ टन्स ये इंफॉर्मेशन एक ही टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है, इसलिए ये ज्यादा बहुत ज्यादा
क्या है, अच्छी है। तो तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि वो कॉल्ड बंडल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर्व्स। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी बहुत ही छोटी छोटी वो जो फाइबर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जिन्हें एक बैंड के अंदर वो स्टोर किया वो बाइंड करके एक टाइम में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये समरी में कुछ बेसिक इसके जो लॉज हैं वो दिखाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स और इसके प्रिंसिपल दिखाए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। जो ना समझ आए मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये वो एमसीक्यूज से, और ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके प्रॉब्लम्स हैं, टोटल प्रॉब्लम्स एडिशनल के अलावा जो हैं इसमें 50 हैं, जिसमें से आपने आपको पता है कि आपने ऑड नंबर करनी है, और इसके अलावा जो पीछे से डायग्राम के रेफरेंस से हो वो भी आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। तो ऑलमोस्ट 20-25 के अराउंड ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, ये जो टॉपिक है इसका मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो आपसे, जो भी नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं वो नेक्स्ट, ये जो अभी आने वाला है संडे, उसमें आप मुझे इसका प्रोवाइड करेंगे कि आपने सारा मटेरियल प्रिपेयर कर लिया है, और इसके अलावा जो भी आपको मसला मसाइल हो मुझे बताएंगे। ओके बेटा, टेक केयर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 36, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।